नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल में इन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं 24-25 में यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की, जिसकी आखिरी डेट है 31 जुलाई 2025, नॉन ऑडिट केस, तो उस केस में सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा आपकी एज है, 80 से ज्यादा आपकी एज है, तो 4 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कौन सी ये बातें हैं? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आपको पेंशन इनकम हो रही है या आपको कैपिटल गेन से इनकम है, शेयर मार्केट से इनकम है, क्रिप्टो से इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, कौन सी आपकी इनकम है। सबसे पहले यह जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी एक्टिव इनकम है या आपकी पैसिव इनकम है, ब्याज से इनकम हो रही है, बैंक में एफडी करी है, तो कितनी क्या क्या इनकम आपकी है यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सेकंड, आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो अप्लीकेबल है, क्या आपको आईटीआर 1 अप्लीकेबल है, 2 है, 3 है या 4 है, तो कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो आपको फाइल करना होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में। क्या आपको 1 फाइल करना है या 4 फाइल करना है? ध्यान रखिएगा, गलत आईटीआर फॉर्म अगर फाइल करेंगे तो आपकी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है, इस वजह से यह माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं करी है और ड्यू डेट चली जाएगी तो लेट फीस आप पर लग जाएगी, भले ही आपने आईटीआर फाइल करी है, लेकिन अगर वो इनवैलिड हो जाती है तो प्रॉपर आईटीआर चूज करना यह भी आपको जानना आना चाहिए। तीसरा, आपको यह ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए आईटीआर फाइल करने से पहले। तो कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें इकट्ठा करके रखने हैं ताकि आईटीआर फाइल करते समय हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, कैपिटल गेन स्टेटमेंट हो, सारे पेपर कौन से हैं ये हमें ध्यान रखने चाहिए। और लास्ट और इंपॉर्टेंट है, कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है या आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम आपको सिलेक्ट करना है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसका ब्रेक इवन देखेंगे, कितने आपके डिडक्शन होने चाहिए, कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए, जहां पर आपका ब्रेक इवन आता है कितना आपको यहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है, दोनों ही केस में ये भी जानेंगे। तो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, कौन सी बेटर रिजीम है यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो ये 4 जानकारी जानना, ये 4 बातें जो है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये 4 बातें जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन किन किन बातों का ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपकी इनकम यानी आय का सोर्स क्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी एक्टिव इनकम है या आपकी पैसिव इनकम है, यानी आपने पैसा जो है वो कहां से कमा रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब है आपको पेंशन इनकम आ रही हो या फिर आपको एफडी में आपने निवेश किया वहां से इनकम आ रही हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, वहां पर भी आप पैसा निवेश कर देते हैं, ऑटोमेटिक जो म्यूचुअल फंड है वो आपको पैसा जनरेट करके देता है, एक्टिवली आप वहां पर काम नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने पीपीएफ ने निवेश किया हुआ है, एनएससी स्कीम के अंदर निवेश किया हुआ है, या फिर अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है तो सेविंग अकाउंट से आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये आपकी हो सकती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम की बात करें तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जैसे कि आप जनरल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम यानी वहां से आपको प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप प्रोफेशन है, जैसे कि अगर आप सीए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी आपको है, अगर आप प्रोफेशन में है, किसी में एडवोकेट है, तो वहां से अगर आपको इनकम आ रही है
तो उस केस में आपकी एक्टिव इनकम मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप पार्टनर है किसी फर्म के अंदर तो वो भी आपकी एक्टिव इनकम है, क्योंकि आप पार्टनर एज ए वर्किंग पार्टनर काम करते हैं। या फिर हो सकता है आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के अंदर, तो वहां से आपको कई बार रेम्युनरेशन मिलता है। तो ये रेम्युनरेशन जो आपको मिल रहा है, डायरेक्टर है क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपकी एक्टिव इनकम मानी जाती है। इसके अलावा एक और है, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको एक्टिव इनकम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी आपकी एक्टिव इनकम है, कौन सी आपकी पैसिव इनकम है, ये हमें जानना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं इन सभी इनकम के अंदर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या फायदा मिलता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का तो फायदा आपको मिलता है, लेकिन इन इनकम के अंदर भी कुछ डिडक्शन, फायदा, एग्जम्पशन आपको दिया जाता है। क्या क्या बेनिफिट मिलता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। बात करते हैं, अगर आपको पेंशन इनकम आ रही है, अगर आप पेंशनर है तो आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी डिडक्शन एग्जम्पशन कितना आपको मिलता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए का दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है, 1/3 डिडक्शन मिलता है। और ओल्ड रिजिम है तो 15,000 यहां पर मिलता है, और न्यू रिजिम के केस में आपको 25,000 रुपए का डिडक्शन दिया जाता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की पेंशन मिल रही है तो इसका 1/3 आपका हो गया 33,333 या फिर 15,000। तो मैक्सिमम आपको 15,000 मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर आपको रेंटल इनकम होती है तो ध्यान रखिएगा रेंटल इनकम में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी दिया जाता है, न्यू टैक्स रिजिम में भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको म्युनिसिपल टैक्स भी मिलता है, जो दोनों ही ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने लोन लिया है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलता है और न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेट आउट होगा तभी आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से तो क्या इसका सेट ऑफ मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख रुपए तक का मिलेगा, अदर इनकम के सामने, सैलरी, बिजनेस जो भी इनकम होगी उसके सामने 2 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम है, तो उस केस में यहां पर आपको लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं होगा अदर इनकम के सामने। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर, अगर आप पीपीएफ है ओल्ड और ये न्यू, अगर आप पीपीएफ का इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है तो उस केस में यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में भी ये एग्जेम्प्ट है, और आपका जो न्यू टैक्स रिजिम है इसमें भी यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको एफडी से, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, या फिर अगर आप सेविंग अकाउंट का अगर आपको ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ATTTB का फायदा आपको मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 रुपए का, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। ATC की बात करें, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे 1.5 लाख रुपए का फायदा आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं TDS की, तो TDS की लिमिट जो है वो 50,000 दोनों में सेम रहेगी। 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपका TDS डिडक्ट होगा। क्या आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं? यस, दोनों में, ओल्ड या न्यू रिजिम में, दोनों में आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 3 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है इसका फायदा आपको मिल जाता है। इसमें आपको 2 रेट लगती है, एक तो आपको 15% लगेगी, एक आपको 20% की रेट लगेगी। 15 की आपको कब लगेगी? 22 जुलाई तक आपको जो रेट है वो 15 लगेगी। 22 जुलाई के बाद 23 जुलाई से आपको 20% की रेट लगेगी, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजिम क्यों ना हो। यहां पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है 3 लाख रुपए तक का। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 5 लाख का फायदा मिलता है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर आपका 3 लाख का ही फायदा दिया जाएगा। तो सोच समझ के टैक्स रिजिम ऑप्ट करें अगर आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब बात करते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके इसमें सीनियर सिटीजन के लिए क्या लिमिट होगी? तो 1,25,000 रुपए तो आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर मिल जाता है। एग्जम्पशन दोनों ही केस में आपको 1,25,000 मिल जाएगा।
और यहां पर अगर ओल्ड टैक्स रीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए है, टोटल आपके लिए 4,25,000 का एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है। अगर अदर कोई इनकम नहीं है तो उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा। अदर इनकम होगी तो ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। यहां पर भी आपको 3 लाख का ही फायदा मिल जाता है, टोटल 4,25,000 रुपए का फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सुपर सीनियर सिटीजन का ध्यान रखिएगा 1,25,000 एग्जम्पशन आपको मिलेगा प्लस 5 लाख यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 6,25,000 रुपए का फायदा मिलता है। जबकि यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपको 4,25,000 का ही फायदा मिलेगा, तो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फायदा जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन को मिल जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। तो ये एग्जम्पशन आपको पता होना चाहिए कितना एग्जम्पशन आपको मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप बिजनेस से हैं या फिर अगर आप प्रोफेशन से हैं तो उस केस में आपके लिए क्या यहां पर दिया गया, बिजनेस या फिर प्रोफेशन। तो अगर आप 44AD या फिर 44ADA ऑप्ट करते हैं बिजनेस वालों के लिए, ध्यान रखिएगा 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर आप 8% या फिर आप 6% जो है प्रॉफिट दिखा सकते हैं। प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख रुपए तक 50% का जो प्रॉफिट है वो आप एज ए डीम्ड प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 6% का यहां पर आप डिजिटल टर्नओवर अगर आपका हुआ है तो 6%, 8% यानी अगर आपका कैश रिसिप्ट हुई है तो 8% दिखा सकते हैं। तो ये दोनों ही रिजिम में आपको अवेलेबल होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है प्रेजेंटिव बेसिस पर। अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन करना है, यानी आपको कम प्रॉफिट अगर दिखाना है, 8% से कम, 6% से कम दिखाना है, तो भी यहां पर आपको अलाउ है, आप यहां पर जो है शो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर आपको ऑडिटेड की केस है तो उस केस में बिजनेस वालों के लिए 1 करोड़ का टर्नओवर है और प्रोफेशन वालों के लिए 50 लाख की लिमिट है। दोनों ही केस में सेम आपकी होगी, इससे ज्यादा आपका हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना है, ऑडिट भी करवाना है, और इस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर होगी, ना कि 31 जुलाई। बाकी 2 केस में आपकी 31 जुलाई होगी, इस केस में आपको 31 अक्टूबर पे ITR फाइल करना पड़ सकता है। आइए आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, तो कौन सा ITR फॉर्म आपको एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ये 4 फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आइए अब हम जानते हैं, यहां पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम लिखेंगे, उस इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म जो है वो आपको एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन, तो अगर आपकी पेंशन इनकम है तो आप ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं, आप ITR 2 चाहे तो 2 भी फाइल कर सकते हैं, या ITR 3 है तो 3 भी फाइल कर पाएंगे, और ITR 4 जो है वो भी आप फाइल कर सकते हैं। तो पेंशन इनकम अगर आपकी है तो सभी ITR फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। ब्याज की इनकम है तो भी आप सभी ITR फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हैं, चाहे आपका सेविंग का ब्याज हो, FD का ब्याज हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज हो, NSC का ब्याज हो, PPF का ब्याज हो। अब यहां पर ध्यान रखिएगा ITR 2 जो है वो यहां पर शेयर मार्केट वालों के लिए होती है, और ITR 3 भी आप शेयर मार्केट वालों के लिए अलाउ करी गई है। ये 2 ITR फॉर्म जो वो शेयर मार्केट के लिए हो गया, या आपको अगर म्यूचुअल फंड से अगर गेन हुआ है तो वो यहां पर आप दिखा सकते हैं। ITR 3 में ध्यान रखिएगा अगर आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस और प्रोफेशन इनकम होगी, यानी 44AD या फिर 44ADA से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बिजनेस प्रोफेशन है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो यहां पर आप ITR 3 दिखा सकते हैं। ITR 4 में आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पर्पस के लिए यहां पर बिजनेस और प्रोफेशन आप दिखा सकते हैं 44AD और 44ADA। यहां पर आप 8% और 6% का डीम्ड प्रॉफिट दिखा सकते हैं, यहां पर आप नहीं दिखा पाएंगे। ITR 1 सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, यहां पर HUF या NRI जो है ITR 1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते। और ध्यान रखिएगा टोटल इनकम जो है वो आपकी 50 लाख तक होनी चाहिए। ITR 2 की बात करें तो यहां पर आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड हो सकती है, 50 लाख से ऊपर है तब आपको ITR 2 ऑप्ट करना है। यहां पर ITR 3 में कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं दिया गया। ITR 4 की बात करें तो ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और अगर आप HUF है तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। टोटल इनकम जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो से इनकम हो रही है तो ITR 2 या फिर आप ITR 3 जो है क्रिप्टो के केस में फाइल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो उस केस में ITR 2 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ITR 3 अगर आप पार्टनर है, लेकिन पार्टनर के लिए जो डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी, 31 जुलाई यहां पर नहीं होगी, क्योंकि फर्म ऑडिटेड होती है तो उसके लिए 31 अक्टूबर होती है, तो पार्टनर के लिए भी 31 अक्टूबर है। तो पार्टनर है तो ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं। रेंटल इनकम आप दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही रेंटल
रेंटल इनकम आप दिखा सकते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी से। ITR 2 की बात करें तो यहां पर आप रेंटल इनकम दिखा सकते हैं एक से ज्यादा, अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो आप दिखा सकते हैं। ITR 3 में भी आप दिखा सकते हैं रेंट इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। ITR 4 की बात करें तो यहां पर भी आप सिर्फ एक ही रेंट इनकम जो है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो ITR फॉर्म नोटिफाइड किए गए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जहां पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A अप टू एग्जम्पशन 1,25,000 तक अगर आपका है तो वो ITR 1 में भी आप दिखा सकते हैं और ITR 4 के अंदर भी आप दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 रुपए तक, जहां पर आपको दो डिटेल देनी होगी। एक तो जितने में आपने बेचा है और जितने में आपकी कॉस्ट है, ये आपकी 1,25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,25,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर से, तो उस केस में आपको ITR 2 या फिर ITR 3 जो है वो आपको दिखानी होगी। तो यहां पर आप ध्यान रखें ITR 2 आपको कब फाइल करनी है, जब आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो। ITR 3 कब आपके एप्लीकेबल होगी, जब कैपिटल गेन प्लस बिजनेस इनकम है तो ITR 3 होगी, प्रिजम्पटिव इनकम है तो ITR 4 होगी। अगर ये कैपिटल गेन बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आप ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्म यहां पर दिए गए हैं, इसकी डिटेल हमने जानकारी आपको दे दी है, तो ये आपको पता होना चाहिए ITR फाइल करने से पहले, क्योंकि अगर गलती से आपको ITR 1 एप्लीकेबल थी लेकिन आपने ITR 4 भर दी या 2 भर दी या 3 आपने अगर भर दी है तो उस केस में आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ITR अगर आप फाइल कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक की जो पासबुक है वो आपको अपडेट करवा कर रखनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पर आपको इनके लिए बैंक जाना ना पड़े, बार बार आपको बैंक ना भागना पड़े। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट, अगर आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट अगर आपने खुलवाया है, FD का स्टेटमेंट हो सकता है, RD अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट या जो पासबुक है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जितने भी आपके जो स्टेटमेंट है, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, 1 बैंक में, 2 बैंक में, 3 बैंक में, जितने भी आपके करंट अकाउंट है, उन सभी के स्टेटमेंट इकट्ठा जरूर कर ले। अब इसके बाद अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है या अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, अगर आपने SIP करते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप वहां से स्टेटमेंट ले सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर है वहां से आप डायरेक्टली जो है ईमेल पर भी ले सकते हैं। सेल परचेज, कितना आपने सेल किया पूरे साल में, कितना परचेज किया, कितना बाई किया, कितना सेल किया है, क्या आपका खर्चा लगा है, सारा का सारा एक्सेल फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। उसे आप डायरेक्टली, जो आपका CA होगा वो डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकता है, डाटा सारे के सारे वहां पर आपके आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन स्टेटमेंट जो है वो भी आपको कलेक्ट करके रख लेना है, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, एजुकेशन लोन लिया हो या अगर आपने होम लोन लिया है तो वो भी आपको यहां पर स्टेटमेंट ले लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते, बात करते हैं अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, जैसे कि 80C के अंदर, 80D के अंदर मेडिक्लेम का या 80G कोई भी अगर डिडक्शन क्लेम किया है ओल्ड टैक्स से रिजिम में, तो उसके रिलेटेड आपके पास LIC रसीद होनी चाहिए, आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद होनी चाहिए, आपने FD करवाई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, ट्यूशन फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए, डोनेशन अगर दिया हुआ है तो डोनेशन की रसीद आपके पास होनी चाहिए। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप एक पेंशनर है तो आपके पास TDS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर TDS सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप यहां पर फॉर्म 16 जो है वो भी आपके पास यहां पर होना चाहिए। फॉर्म 16 पार्ट A, पार्ट B, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, जिसके तहत आप अपना ITR जो है, आपको कितनी पेंशन यहां पर मिली है, बैंक ने कितना TDS डिडक्ट किया है, सारा आपको यहां पर जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आपको यहां पर रेंट एग्रीमेंट होगा, तो वो आप यहां पर ध्यान रखें, रेंट का एग्रीमेंट जो है वो आप संभाल के रखें क्योंकि ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या परचेज करी है तो जो भी सेल डीड है, परचेज डीड है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मकान, दुकान, जमीन, जायदाद जो भी आपने बेचा है, जमीन बेची है, प्लॉट बेचा, मकान बेचा, दुकान बेचा है, तो उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन TDS यहां पर निकाल सकते हैं, 26AS हो गया या AIS निकाल सकते हैं, TIS जो है वो आप ऑनलाइन पोर्टल से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट यहां पर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जो मिलते हैं, जो भी बैंक है, जो भी डिडक्टर आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप पार्टनर है किसी भी फर्म के अंदर, तो ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप डीड आपके पास होनी चाहिए। कितना प्रॉफिट आपको मिलता है, कितनी सैलरी आपको मिल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड आपके पास होनी चाहिए। जो फर्म होगी उसने आईटीआर अगर फाइल किया है तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इन दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा सभी इनकम प्रूफ, जितने भी डिडक्शन आपको चाहिए, ये सभी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसी के साथ आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर प्रोफाइल में कुछ बेसिक डिटेल जो है वो चेक कर लेनी है आईटीआर फाइल करने से पहले। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना आपका जो पैन एंड आधार है वो आपका लिंक हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है या आपका जो ईमेल आईडी है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में है, ये जरूर चेक कर लीजिए। अगर ये चेंज हो चुका है तो उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि नोटिस जो भी आपको आएगी वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएगी। जो भी इंटीमेशन आएगा, रिफंड रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी अगर आपकी आएगी तो इसी मोबाइल पर और मेल आईडी पर आपके पास आने वाली है। क्योंकि आईटीआर आप फाइल करेंगे तो ये सभी डिटेल जो है वो आपकी प्रीफिल्ड हो जाएगी, तो वहां पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर आप अभी जो है वो चेंज कर ले, अपने इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए या तो आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर करवा ले, और रजिस्टर करवाने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो खोल पाएंगे। नेक्स्ट आपको ये देख लेना है आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर है। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है आपकी जो बैंक की डिटेल है वो यहां पर वैलिडेट है या नहीं है। आपने जो भी बैंक ऐड किया हुआ है, पिछले साल आपने ऐड किया था, वापस आप एक बार चेक कर ले वो वैलिडेशन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और ईवीसी के लिए यहां पर ऑप्शन उसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और रिफंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस करके आपको रिफंड रिस्ट्रिक्टेड दिखाई देगा तो वो यहां पर होना चाहिए, मतलब उस बैंक के अंदर ही आपका जो पैसा है वो रिफंड आएगा। अब इसमें एक नया ऑप्शन यहां पर आ गया। पहले आप बैंक नॉमिनेट कर सकते थे रिफंड के लिए, अब वहां पर एक और नया ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अब आप इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, जो भी बैंक आपने ऐड किया हुआ है वो ध्यान रखिएगा आप लॉगिन करने के लिए, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप लॉगिन कर रहे हैं उस बैंक के थ्रू, तो आप यहां पर डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। यानी उस बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए भी नॉमिनेट करने के लिए आपको यस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई बैंक आपकी फेल्ड हो गई है तो वो भी आप जाकर चेक करें क्या उस बैंक के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही है या नहीं है, ईमेल आईडी जो है वो सही है नहीं है, आपका जो पैन है वो लिंक है या नहीं है, ये डिटेल जरूर चेक कर लें। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट भी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो स्टेटस है वो रेसिडेंट दिखा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं एनआरआई हो गए तो वहां पर पर्सनल कांटेक्ट में जाकर इसको रेसिडेंट स्टेटस को चेक करके यहां पर चेंज करके आपको एनआरआई स्टेटस डालना होगा, यानी कि नॉन रेसिडेंट। ये काम आप जरूर करके रख ले। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करके रख लेनी है आईटीआर फाइल करने से पहले। इन चीजों के बारे में आप अपडेट कर दे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, अपनी प्रोफाइल में ये सारी डिटेल जो है वो अपडेट जरूर कर ले, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तब आपको यहां पर पता नहीं रहेगा कि क्या डिटेल अपडेट करनी है नहीं करनी है। अभी से करके रख ले ताकि बाद में आपको समय ना लगे, क्योंकि ये डिटेल अपडेट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें यहां पर दिक्कत आ सकती है, आपके रिफंड में आने में दिक्कत आ सकती है। तो पहले ही ये कार्य करके जरूर रख ले। आ जाते अपने आखिरी पॉइंट पे, तो कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर ऑप्शन है? ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेटर है या न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा बेटर है? ध्यान रखिएगा 24-25 के लिए हम देख रहे हैं, तो यहां पर हमने इनकम लेवल ले लिया है 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, 9 लाख, 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर होगी? 12, 15, 20 और 25 लाख तक हमने यहां पर इनकम लेवल लिया है। ये हमने डिडक्शन लिए हैं जो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर क्लेम करते हैं तो कितने, कौन सी इनकम के सामने कितना डिडक्शन आप क्लेम करेंगे, तो उस केस में आपका जो ब्रेक इवन है वो यहां पर हम यहां पर कंपेयर कर लेंगे। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम में दोनों ही केस में आपका जो टैक्स है वो यहां पर सेम आ जाएगा।
सबसे पहले देखते हैं, अगर आपकी 5 लाख की इनकम है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करें या न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें, दोनों ही केस में आपको यहां पर नील टैक्स लगेगा क्योंकि रिबेट आपको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर 6 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका 1 लाख का डिडक्शन होगा तो उस केस में दोनों ही टैक्स रिजिम में आपके लिए नील टैक्स रहेगा, यानी ब्रेक इवन यहां पर आपका रहने वाला है। 7 लाख की इनकम है तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए तक के डिडक्शन होने चाहिए ओल्ड टैक्स रिजिम में, तब यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होगी, यानी बराबर होगी न्यू टैक्स रिजिम के मुकाबले। अगर आपकी 8 लाख की लेवल की इनकम है तो यहां पर आपको 2 लाख तक के डिडक्शन होने चाहिए, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही केस में आपको 31,200 का ही टैक्स आने वाला है। अगर आपकी 9 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख के आपके डिडक्शन होने चाहिए, तो उस केस में 41,600 का आपके टैक्स जो है वो आएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में सेम यहां पर आपका आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने डिडक्शन बताया, अगर ये 9 लाख की इनकम है, इसमें 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपके पास डिडक्शन है, 3 लाख के डिडक्शन है, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर अगर आपका डिडक्शन जितना ज्यादा होगा, 9 लाख की इनकम पर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है। अगर 2.5 लाख से कम अगर आपके डिडक्शन हुए, 2 लाख हुए, 1 लाख हुए 9 लाख की इनकम पर, तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेटर होगी। 2.5 लाख तक के डिडक्शन है तो दोनों ही रिजिम में से कोई भी रिजिम आप ऑप्ट कर सकते हैं। 10 लाख की इनकम पर ध्यान रखिएगा, 3 लाख के डिडक्शन होंगे तो आपकी यहां पर सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, टैक्स आपका 52,000 दोनों ही केस में आएगा। 12 लाख की इनकम है तो 3.5 लाख के डिडक्शन होंगे तो 83,000 का टैक्स आपको ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों में आएगा। 12 लाख की इनकम पर अगर आपके 3.5 लाख से ज्यादा के डिडक्शन होंगे तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है। अगर उससे कम डिडक्शन है, 3.5 लाख से कम डिडक्शन है, 3 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेटर होगी, क्योंकि वहां पर आपके न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स है वो कम होगा और ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स ज्यादा होगा। इस वजह से ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, न्यू टैक्स रिजिम में इतना ही रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में इससे ज्यादा टैक्स आपका हो जाता है। 15 लाख तक की इनकम है तो आपको 4 लाख तक के डिडक्शन आपके पास होने चाहिए, तो 1,45,600 का टैक्स ओल्ड न्यू दोनों में आपका आ जाता है। अब 15 लाख से ऊपर जैसी आपकी इनकम जाएगी, सभी केस में, चाहे आपकी 50 लाख की इनकम हो या 50 लाख से ज्यादा हो, सभी केस में आपको 4 लाख तक के मैक्सिमम डिडक्शन होने चाहिए। अगर 4 लाख से ज्यादा के डिडक्शन हुए तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर होगी, 4 लाख से कम डिडक्शन हुए तो न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर होगी। अब ये डिडक्शन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है आपने 80C का लिया हो, 1.5 लाख का, ये आपका हो गया। 80D में आप मेडिक्लेम है तो 50,000 का ये आपका हो गया। फिर आपका 80TTB के तहत अगर आप इंटरेस्ट है तो वहां पर 50,000 का हो गया। प्लस आपका HRA अगर है तो HRA का भी बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाता है, तो 1.5 लाख तक का HRA है। टोटल कुल डिडक्शन जो है वो यहां पर आपके 4 लाख के निकल कर आ जाते हैं, तो ये 4 लाख तक के डिडक्शन आपके ओल्ड टैक्स रिजिम में होने चाहिए। अगर 4 लाख से ज्यादा हुआ, यानी ये जो डिडक्शन मैंने आपको बता के रखा है इस इनकम लेवल पर, अगर डिडक्शन ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है, अगर इनसे डिडक्शन कम है इन इनकम लेवल पर तो फिर न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर इतने ही डिडक्शन है इन इनकम लेवल पर तो उस केस में यहां पर सेम रहेगा, चाहे आप ओल्ड चुने या न्यू चुने, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स यहां पर आपका सेम आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सी टैक्स रिजिम ऑप्ट करनी है, कौन से लेवल पर ऑप्ट करनी है, कितने डिडक्शन आपके पास होने चाहिए, तो उसके लिए यहां पर हमने टैक्स कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। ब्रेक इवन निकाल कर हमने आपको आसानी से आप यहां पर अपना टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट कर पाएंगे। कौन से लेवल की आपकी इनकम है, 10 लाख की इनकम है तो 3 लाख के डिडक्शन होने चाहिए, अगर आपके 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 4 लाख के मैक्सिमम डिडक्शन तो होने चाहिए। 4 लाख से ज्यादा हुए तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है, 4 लाख से कम हुए तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम बेटर ऑप्शन माना जाएगा।